ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में पाया जाएगा। यार दिमाग की नहीं है यार। देखिए, पाकिस्तान के जो असासे हैं वो मिसाइल्स हैं और इसमें पाकिस्तान किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। आप विकेट कीपर बैट्समैन हो, बैट्समैन थोड़ी हो। पाकिस्तान के लिए नंबर 4 एक इम्पोर्टेंट बैट्समैन खेलता है। It sometimes make it difficult for us to drive as compared for the prepared vehicles. जब गंदम से आटा बन रहा है तो 5 रुपए का जब फर्क आ जा रहा है तो इसको फर्क को क्यों नहीं खत्म किया गया? अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नू बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। मुझे मिस सोनिया, हम कराची वाले ना एक जुमला कसरत से कहते हैं। कौन सा जुमला? वो हम कभी भी कोई हमसे कोई फजूल बात कर रहा होता है, कभी मूड नहीं होता है और कोई हमें खामखा तंग कर रहा होता है ना, ये कर दो वो कर दो, बाजार से जाके ये ले आओ, बाजार से आके दही ले आओ और ये सब। तो हम पता है फिर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम कहते हैं यार दिमाग की दही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली यार दिमाग की दही नहीं कर रहे। लेकिन फैसल, क्या आपको पता है कि अब इसे ऑक्सफोर्ड 2024 में प्रॉपर वर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है? वाकई? जी हाँ, उर्दू में दिमाग की दही, इंग्लिश में ब्रेन रॉट। इस पर बाकायदा वोटिंग हुई है और 2024 में इसको जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में पाया जाएगा। अच्छा, ये इस वजह से भी है क्योंकि इसके जो मायने हैं ना वो है दिमागी हालत का बिगड़ना। और ये दिमागी हालत क्यों बिगड़ती है? जब आप बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं ये रील ये तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप 5 से ज़्यादा रील्स देख लें तो आपका ब्रेन रॉट होना शुरू हो जाता है। हमें इसके ऊपर प्रॉपर सेगमेंट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन चलें, ये आप अपने दिमाग की दही होने से बचाएं। कोई और आपका दिमाग दही कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपकी कंटेंट है ना, ये दिमाग का दही बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो आप अपने मालिक खुद बने रादर देन मोबाइल आपको चलाए। इसी के साथ चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। अमेरिका का दोहरा मेयार खुलकर सामने आ गया। दफ्तर खारजा ने 8 कौमी तरक्याती कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को मायूस करार दिया। अमरीकी पाबंदियों का मकसद खित्ते में फौजी अदम ताउन को बढ़ावा देना है, जिससे अमन और सलामती की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। पहले वनडे में धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद आज फिर शाहीन जनूबी अफ्रीका से टकराव के लिए तैयार। आज का मैच जीत गए तो सीरीज भी जीत जाएंगे। रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान वनडे की बेहतरीन टीम बनती नजर आ रही है। डिजिटल नेशन एक्ट पर कौमी असम्बली में तूफान बरपा। कादिर पटेल और शिदा फातिमा में खूब नोकझोंक। अहम तरीन बिल पर आखिर अपोजिशन के तहफ्फुज़ात हैं क्या, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और वर्ल्ड आयरन मैन चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज। खुर्रम खान मेगा इवेंट में शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। स्विमिंग, बाइक राइडिंग और दौड़ के कॉम्बो मुकाबलों में शिरकत करने वाले फख्रे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। चले, आज की सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई है सबसे पहले उसी की बात करेंगे। पाकिस्तान के 8 कौमी तरक्याती कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों का नफाज। दफ्तर खारजा ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया है। पाकिस्तान ने इन पाबंदियों को अफसोसनाक करार दिया है, इन्हें जानिबदाराना करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का अपनी क़यादत पर मकसद एतमाद है। अवाम का एतमाद तमाम सियासी धारों में इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है। और ये जो समझौता है ना, इस पे कोई भी समझौता नहीं हो सकता। हालिया पाबंदियाँ अमन व सलामती के मकासद के ख़िलाफ़ और अस्करी अदम तवाज़ुन को बढ़ावा देने का बाइस हैं। ऐसी पॉलिसीज़ न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर स्ट्रेटिजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक नताइज मरतब कर सकती हैं। ओवरनाइट ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं और इसी पे हम बात कर लेते हैं। नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बताइएगा कि ये जो डेवलपमेंट हुई है ये क्या डेवलपमेंट है और अब तक क्या कुछ डिटेल सामने आ सकी हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां आयद करना कोई नई बात नहीं है। माजी में भी अमेरिका मुख्तलिफ हीले बहानों से पाकिस्तान के खिलाफ कभी एटमी प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर और कभी एटमी धमाकों के हवाले से मुख्तलिफ औकात में पाबंदियां आयद करता रहा है। उसमें आपने बदनाम ज़माना प्रेसलर तरमीम का नाम भी सुना होगा, जब हमने पाकिस्तान ने अमेरिका को F-16 के लिए $600 मिलियन जो है वो अदा किए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को F-16 नहीं दिए गए।
और अब फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह जो अब रीसेंट डेवलपमेंट हुई है मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, ये भी इस साल के अंदर तीसरी बार पाबंदियां जो हैं वो आयद की गई हैं। और इस बार पाकिस्तान के 4 इदारों का जिक्र किया गया है जिसके अंदर निजी इदारे भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी पाबंदियां आयद की गई हैं। ये कोई पाबंदियां पाकिस्तान के लिए नई चीज नहीं है और इसमें पाकिस्तान जो है वो ज्यादा मुतासिर होने वाला नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है सलमान, इस हवाले से आप हमें ठीक है अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अब मौजूद हैं इस तमाम तर मामले पे बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तर्जकार साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और ये जो डेवलपमेंट तमाम तर, इस पे आप क्या राय रखते हैं? पहली बात यह देखें कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, 1998 में पहली दफ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो, न्यूक्लियर जब हमने एक्सप्लोजन्स किए थे। और उसके बाद से बहुत सा 2003 में हुआ है, 2004 में हुआ है, और लगातार हालात 2021 में भी हुआ, 2022 में, और कल ये 19 दिसंबर वाला जो उन्होंने वाक़या हुआ है। और देखें इसका एक ये हम कह सकते हैं ये दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डिस्क्रिमिनेटरी है। एक तरफ से आप इंडिया को थपकी भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उनको साथ आप डिफरेंट अलाइंसेस में जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो वहाँ पे आप पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और इवन जब ये अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट ने एग्जिट किया था, वहाँ पे भी चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट लेके आए थे, उसमें भी पाकिस्तान को शामिल किया था। और क्योंकि वहाँ पे उनको ह्यूमिलिएशन हुई थी, वहाँ से जब वो एग्जिट कर गए थे, तो उस पर वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फंसाना चाहते थे। अब जो ये रिसेंट हुआ है, देखें इसके साथ 3 निजी कंपनियां हैं और एक हमारी जो ऑफिशियल कंपनी है, उससे कोई फर्क ऐसा कोई पड़ेगा नहीं। देखें पाकिस्तान के जो असासे हैं वो मिसाइल्स हैं या हमारे न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी के जो वेपन्स हैं, ये मुकद्दस आप कहें पाकिस्तान की अमानत है। और ये पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों की अमानत है, और इसमें पाकिस्तान किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इनके वजह से है, और बैलेंस ऑफ पावर इन्हीं की वजह से इस खित्ते में मौजूद है। सो पाकिस्तान इस तरह की जो सैंक्शंस है, इनको पाकिस्तान मोफा ने ऑलरेडी इनको रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान वो तमाम एक्शंस लेगा जो पाकिस्तान के मफाद में होगा, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को महफूज करने के लिए वो इकदाम होंगे, वो तमाम इकदाम लेगा। और इस सिलसिले में देखो उनको तकलीफ ये भी है, यहाँ पे शाहीन मिसाइल की बात कर रहे हैं, क्योंकि शाहीन मिसाइल जो मैक्सिमम रेंज है 2750 किलोमीटर है, और इसके बाद आप देखें ये हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट है। और ये आप देखें इंडिया में या डीप और भी एल्सवेयर डीप पोलिटिकल मिलिट्री टारगेट्स को ये स्ट्राइक्स कर सकते हैं, ये तो उनको इन चीज़ों से तकलीफ है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, दे आर एडमेंट कि जी पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए न किसी के सामने झुकेंगे, न कोई कंप्रोमाइज़ हो। और ब्रिगेडियर साहब, आपने इससे पहले 99 की बात की, हमारे नुमाइंदे प्रेस्लर एक्ट की भी बात कर रहे थे। उस वक्त इस तरह का माहौल बना था कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे थे, ये इस तरह की चीज़ें कि जिसकी बुनियाद पे जवाज़ बना के ये चीज़ की गई। लेकिन ये जो करंट सिचुएशन है, इस वक्त तो ऐसी कोई जवाज़ भी नहीं है, तो इसके पीछे इस इक़दाम के पीछे आप क्या दानिश देखते हैं? और बस सिंपल सी बात है, देखेंगे इस वक्त मुस्लिम ममालिक में एक पाकिस्तान है, एक मजबूत पाकिस्तान है, और देखें जो एक माशी तौर पर अभी उभर भी रहा है, और इकानमी हमारी बेहतरगी की तरफ गामजन है। लेकिन एक न्यूक्लियर पावर है, कन्वेंशनल स्ट्रांग फोर्स है, और जो रीजन में इंडियन हेजमेनिक डिज़ाइंस को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। तो अमेरिका और आप समझ एक किस्म का यहाँ पे रीजन में देखें नेशनल इंटरेस्ट की गेम है, यहाँ पे चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। चाइना का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट है, सी पैक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, कनेक्टिविटी है वे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ है, तो ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो देयरफॉर तमाम वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर, चाहे वो IMF का प्रेशर है, टाइम्स हमने पास में देखा, या FATF का प्रेशर है, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती है। लेकिन मेरे ख्याल में एक खुददार कौम के लिए ये चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन हमें अपने दिफा पे और अपनी दिफाई जो सलाहियतें हैं, स्पेशली हमारी जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं,
उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही मुफस्सिल तरीके से आपने तमाम तर बातें की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो इस वक्त हम अब एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं आगे प्रोग्राम में क्या क्या है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अब बात करेंगे क्रिकेट की। जनाब आली, पहला मैच तो हम जीत गए हैं, आज है दूसरा ओडीआई और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पाकिस्तान ने सीरीज़ का अच्छा आगाज़ किया है। बहुत ही मशहूर ज़माना ग्राउंड केप टाउन में ये होगा मैच डे नाइट और आज शाम 5 बजे ये मैच शुरू होगा और पहले वनडे की जो फातेह है पाकिस्तान 11 वो बरकरार रखे जाने का इम्कान है और इस तरह 1-0 की फिलहाल बढ़तरी हासिल है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रिजवान 11 कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में विक्ट्री हासिल की। अगर वो साउथ अफ्रीका में आज का ये मैच जीत जाते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सेना कंट्रीज़ की 2 बड़ी टीमों को सीरीज़ उनके होम ग्राउंड पे हराने में कामयाब होंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो हमारे साथ साजिद खान जो है वो मौजूद हैं। साजिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया सोनिया और फैसल भाई, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में बोल्ड न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सोनिया, फैसल, यकीनी तौर पर जिस मोहब्बत से जिस खुलूस से आप लोग प्रोग्राम लेके चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये होती है फैसल भाई की जो सबसे खुशी हो सोनिया, आप दोनों जो फैशन जिसना आप दोनों ने मॉर्निंग शो का डाल दिया है दुनिया में और पाकिस्तान के तमाम लोग वेट कर रहे होते हैं आप लोगों का। जी थैंक यू सो मच साहब। ये वनडे तो हमने जीत लिया है, अब दूसरे में अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका में जाके 2020 की सीरीज हारी और ओडीआई का टॉस अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। तो एक ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी 300 रन लगाएंगे स्कोर बोर्ड पे और आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान की अगर बात की जाए 7 विकेट स्पिनर लेते हैं और एक टर्निंग पॉइंट आती है। अगर मैं हारिस की बात करूं या नसीम की बात करूं या शाहीन की बात करूं, उस तरह की बॉलिंग नहीं की थी जिस तरह की तवक्को रख रहे थे। नसीम ने 6 ओवर किए थे, बैट बॉलिंग की, मगर शाहीन ने आउटस्टम्प के बाहर बॉल कर रहे थे, पिच पे नहीं। हालांकि लेंथ और डायरेक्शन पे उनको गेंद करना चाहिए थी। हालांकि हारिस ने बहुत अच्छी करने की कोशिश की, फिर वो टांगों पे गेंद कर रहे हैं। तो फास्ट बॉलर ने बैट बॉलिंग की, स्पिनर ने खासतौर पे आगा ने जिस तरह पाकिस्तान के लिए 4 विकेटें ली हैं उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट फैसल भाई और हमने बहुत बोला, आखिरकार रिजवान जा गए और साइम अयूब को छठे बॉलर के साथ करके उसको 6 ओवर करवाया और उसने इनपुट डाला। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। साइम अयूब को जो हमने पीआई एकेडमी में बॉलर ज्यादा से बॉलिंग कराते थे, तो आज जो पाकिस्तान के जो क्लब लेवल के कप्तान है जिनको बार बार मैं कहता हूँ रिजवान, जिन्होंने बड़े अरसे बाद थोड़ी बहुत दिमाग की लोगों की बातें सुनी और साइम को बॉलिंग में यूज किया और आगे ने 4 विकेट ली। हालांकि मैं बहुत ज्यादा तवक्को रख रहा था अबरार से, अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, 5 विकेट हासिल करेंगे, जिस तरह के बॉल ब्रेक भी हो रहा था। तो इस तरह की चीजें जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो और बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान के स्पिनर जिस तरह बॉलिंग की, मगर बैटिंग में दोबारा हम आते हैं। जो बैटिंग की अगर बात की जाए, इन फॉर्म बैट्समैन अगर बात की जाए, बहुत ही ज्यादा मुझ पर तवक्को रख रहे थे साइम के साथ और बहुत अच्छी पार्टनरशिप करेंगे और 0 पे उनको बॉल अच्छा गिर गया, वो आउट हो गया। मगर इस मैच की जितनी भी अगर तारीफ की जाए, साइम अयूब की अगर मैं तारीफ ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। तारीफ कर रही है साजिद भाई माशाल्लाह से जिस तरह साइम इज प्लेइंग। और एक ऐसा वक्त में जिस वक्त साइम अपने नो लुक शॉट के चक्कर में बार बार आउट हो रहे थे, ये चीज़ ये भी बताती है कि वो एक क्विक लर्नर है, अच्छा लर्नर है कि उसने अपना जो एक जिद थी उसकी नो लुक शॉट, उसको खेलना उसने बहुत कम कर दिया। इक्का दुक्का शॉट खेलते हैं और अब वो ही इज़ कंसंट्रेटिंग। लेकिन अब रियल कंसर्न आ जाता है, 2 रियल कंसर्न है साजिद भाई। पहले बैटिंग पे बात करते हैं। साइम बहुत अच्छा खेल रहा है, नीचे से सलमान अली आगा वो भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है। ये बाबर और रिजवान, इनका आउट ऑफ फॉर्म होना ना अब मतलब बहुत ज़्यादा हो गया साजिद भाई। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि देखें बाबर फिर थोड़ी बहुत ना, वो कहते हैं ना वो गीली लकड़ी में थोड़ी सी आग लगती है लेकिन फिर वो दोबारा बुझ जाती है। बड़े ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव खेला था, मतलब कमेंटेटर अश कर उठे थे, लेकिन उसके बाद वो आउट हुए। रिजवान तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं। सो क्या इश्यूज़ आ रहे हैं हमारी मिडिल ऑर्डर में और कैसे ठीक होगा ये?
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया फैसल भाई, सोनिया और फैसल भाई, ये सवाल बनता भी था। एक बंदा पाकिस्तान के नंबर 4 से बैटिंग कर रहा हो, रीढ़ की हड्डी हो, और उस तरह की कारकर्दगी ना दिखा रहा हो, और फिर तरह आके मीडिया में आके कहते मैं टीम को जोड़ करना चाहता हूँ, सबको साथ लेके जा रहा हूँ, कि 9 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हो, 9 साल से आप खिलाड़ खेल रहे हो, जब आपको कप्तानी दी जाती है, फ्रंट से लीड करने का बात की जाती है, फिर आप कामरान गुलाम को और इरफान को कहाँ खिलाएंगे? आप विकेट कीपर बैट्समैन हो, बैट्समैन थोड़ी हो। पाकिस्तान के लिए नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन खेलता है, फिर आप कप्तानों टीम बनाना चाह रहे हो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर आप कामरान गुलाम को नंबर 4 पे भेज दो, उसे सेंचुरी बनाई भी है, फिर आप उसको बताइए इरफान बॉलर खेल रहा है बैट्समैन खेल रहा है। फिर मेरी ये समझ नहीं आ रहा, फिर आपकी अपनी जो दिमाग है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए था। फिर आपने फैसल भाई वो बात की, मैच का खूबसूरत शॉट अगर बाबर ने माना था मैन ऑफ द क्राइसिस, वो बहुत आला बॉल को पिक किया, चौके मारता है, मगर बात क्या निकलती है 23-24 रन जो पाकिस्तान के लिए 11 रन बनाए हो, और इतना आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलता हो और उसकी फॉर्म लगी हो, इस तरह आउट हो जाए, जो बॉल ग्रिप छोड़ देता है, कवर पे आउट हो जाता है, तो मैं समझता हूँ बाबर का ये आउट होना पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा हो गया। उसके बाद जो साइम अयूब ने अपने जिम्मेदारी ली है ना, तो ये वर्ल्ड में बताना जरूरी है, ऐसे प्लेयर बार बार पैदा नहीं होते। तीनों फॉरवर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं क्रेडिट दूंगा, उसने साइम पे प्ले किया, साइम ने उनको मायूस किया, 3 साल से पाकिस्तान की टीम के साथ मौजूद थे। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि साइम ने वो अपनी 60-70 करके इनिंग्स थ्रो नहीं करता, वो बाज़ाब्ता सेंचुरी पे जाता है, पूरी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट जिस तरह की है वो बड़ा ज़बरदस्त है। चले हमने बैटिंग की तो बात की, नाउ लेट्स कम टू द बॉलिंग यूनिट। हमने पेस बैटरी लेकर गए हुए हैं और सारे पेसर्स लगाए हुए हैं, विकेटें हमारे स्पिनर्स ले रहे हैं तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या दूसरे ओडीआई में भी हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। केप टाउन, आप तजर्बेकार आदमी हैं, ये बताएं केप टाउन का जो विकेट है वो कैसा बिहेव करता है, और क्या अनचेंज साइड के साथ जाना चाहिए या फिर इक्का दुक्का कोई तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मैं इनकी जो माइंड सेट है, रिजवान का माइंड सेट वही है, टॉस जीतो बॉलिंग करो, मगर ये टॉस बहुत इंपॉर्टेंट, डे नाइट मैच की बात की जाती है, टॉस विन द मैचेस, तो ये टॉस जो भी टीम जीतेगी वो मैच जीत जाएगा। और पाकिस्तान की बॉलिंग उस तरह की बॉलिंग नहीं है जिस तरह की हम तवक्को रख रहे हैं। रबाडा बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, साउथ अफ्रीका के रबाडा की अगर बात की जाए, बॉल और बैट के दरमियान क्लासिक इनिंग के लिए 2020 ओडीआई, मगर हमारे जो बॉलर हैं, मुझे बताइए आप पाकिस्तान के टॉप एंकर हैं, टॉप प्रोग्राम करते हैं, एक लड़का 145 की पेस से बॉलिंग करता है, हसनैन का ताल्लुक क्या है, वो हैदराबाद से, कराची से, कहां से, सिंध का है, वो पाकिस्तान का बच्चा है। भाई आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान की जो तीनों फास्ट बॉलर हैं, नसीम ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की है जिस तरह उसको बॉलिंग करना चाहिए, हारिस ने उस तरह का इनपुट नहीं डाला जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया में 10 विकेट ली है, मैंने आपकी क्राइसिस हो गया है, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका 2020 में उस पर टीम डिपेंड करती है, फिर आप उसको खिला रहे हैं तो उसकी बॉलिंग कप्तान का काम है, बॉलर से काम लेना। ये आपने अच्छा पॉइंट रेस किया साजिद भाई, वो मेरे ख्याल से एक कंट्रीब्यूशन था इसका हसनैन का, और वो जब हम लेके गए हैं उसको, और उसने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में अच्छा परफॉर्म किया है। कैप्टन भी रिजवान थे, और रिजवान ने अच्छी उनको रिप्लेसमेंट पे लेकर आए थे, उन्होंने विकेटें ली थी, तो उनको क्यों कैरी नहीं किया हमने यहाँ पे? देखिए पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है, मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेक कर रहा हूं, अगर हसनैन खेलेगा तो नुमाया फर्क नजर आएगा पाकिस्तान के लिए। उससे 17 पाकिस्तान ने कप में आउट किए, ऑस्ट्रेलिया में इनपुट डाला, उसको चकाते नहीं है, मैच खिलाएं, उसको कॉन्फिडेंस दें, ये कप्तान का काम होता है, टीम को सेट करना, टीम को लड़ाना, टीम को खिलाना। और जब टीम कह रहा है मैं सबको जोड़ लो, तो इनको भी तो जोड़ो ना भाई, ये आपकी टीम की रीढ़ की हड्डी है। फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आपने खेलनी है, फिर बॉलिंग आपकी कंप्लीट 5 होना चाहिए, फिर प्लस एक बात अल्लाह का बड़ा अच्छा है, आपको साई हुई प्लस छठा बॉलर मिल गया है, फिर आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। मुझे एक चेंज होती हुई नजर आ रही है, मैं समझता हूँ हो सकता है पाकिस्तान हारिस को या नसीम को चेंज करे, हसनैन को खिलाना चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ मगर नसीम ने बताना जरूरी है आपके प्रोग्राम में, नसीम ने मैच जिताया पाकिस्तान को, जिस तरह नसीम ने बैटिंग की। और शाहीन शाह की बात करेंगे तो शाहीन ने उस तरह की बैटिंग नहीं की जिस तरह की जरूरत थी। अब शाहीन को वो ऑलराउंडर बनाना, ऑलराउंडर अगर आपको बनाना है तो नसीम को बनाए, नसीम में वो तमाम वो सलाहियत है, जिस तरह उसने पाकिस्तान के साथ और जिस तरह मैच खेला और आगे साथ खेला, मेडल ओवर खेला है, मगर उसकी जो ग्राउंड में जज्बा था ना वो जीत की तरफ था। तो आपको याद होगा न्यूयॉर्क का जो मैच मैं बार बार बताता हूँ जो अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ थे,
इनपुट डाला था, तो उसमें सलाहियत है। हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं, मगर पाकिस्तान के कप्तान को भी। जी वैसे साहिर साहब, हमने पहले वनडे में ऐसी क्या क्या गलतियां की थी जो दूसरे वनडे में हमें नहीं दोहरानी चाहिए? देखिए, किस्मत जिस पे मेहरबान हो ना, तो ये किस्मत हम पे मेहरबान थी, अल्लाह ताला हम पे मेहरबान थे। साउथ अफ्रीका के कप्तान जो इनफॉर्म बैट्समैन था वो नहीं खेला, फिर साउथ अफ्रीका बाबा आउट हो जाए, फिर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। जिस तरह हमारे दोनों बैट्समैन, अगर साइम अयूब की और 140 रन की आगा की पार्टनरशिप नहीं होती तो पाकिस्तान मैच हार जाता। किस्मत मेहरबान थी, अल्लाह ताला ने हमारे लोगों की दुआएं दी। लोगों को ये, आधे लोग तो समझ मैच हार गए जिस तरह हम खेल रहे थे, मगर ये बहुत अच्छी बात हुई, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला है। और खासतौर पर यंग खिलाड़ी, मैं खास तौर पर यंग खिलाड़ी फ्यूचर के स्टार की बात करूंगा, साइम अयूब की बात करूंगा, आगा सलमान जिसको इन्हें ड्रॉप किया था, इस कप्तान ने ड्रॉप किया ना आगा सलमान को, जिसको ये नहीं पता उसको खिलाना है। ठीक है, आप उसको खिलाते हैं। ये तो आजकल हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन ड्रॉप कर रहा है, कौन ड्रॉप नहीं कर रहा है। गिलेस्पी के बयान के बाद तो चीजें बहुत ज्यादा खुल के सामने, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। और आप इस वक्त रात में जागे वहाँ पे नेट्स करा रहे हैं, तो प्लीज गो ऑन और आप वहाँ पे स्टार्स बनाएं। हम यहाँ पे स्टार्स बना रहे हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर आज जीत जाता है दूसरा वनडे, तो क्या खिलाएंगी आप? कुछ नहीं खिलाऊंगी कुछ नहीं खिलाऊंगी, पहले जीतने दें, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या खाएंगे। लेकिन अभी डिसाइड यानी है खाने का आसरा है नाजरीन। तो आए सब मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान दूसरा वनडे जीत जाए। और पीछे टीम भी दुआ कर रही होगी अल्लाह पाकिस्तान जीत जाए। अभी हम लेंगे ब्रेक, उसका हाजिर होंगे। स्टे विद अस। इसकी वजह से वेलकम बैक जनाब। मोटर स्पोर्ट्स में अब खवातीन अपना नाम बना रही हैं। हालिया दिनों में होने वाली झल जीप मक्सी रैली में जहां मर्दों ने परफॉर्मेंस की है, शायकीन के दिलों पर राज किया, वहीं खवातीन ने भी लोगों की तवज्जो हासिल की। वुमेन स्टॉक कैटेगरी में लॉरेन अखवंजादा ने पहली पोजीशन, जबकि वेटरन्स कैटेगरी में अनस खाक्वानी का पहला नंबर रहा। वैसे तो मोटर स्पोर्ट्स थ्रिल और एक्शन से भरपूर खेल है। इस खेल का अपना ही मज़ा है। लालेन अखुंजादा ने मेगा इवेंट में 1 घंटा 48 मिनट में 115 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया। और लालेन हमारे साथ आज मौजूद हैं, उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लालेन, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको ये अचीव करने पे। और क्या ही ज़बरदस्त आपने अचीवमेंट की है। हाउ वाज द ट्रैक लालेन? कैसा एक्सपीरियंस होता है झल मक्सी में गाड़ी दौड़ाने का? सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। झल इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी ट्रैक जो पाकिस्तान में हमें मिलता है। चोलिस्तान का भी टच इसमें है, थल का भी है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी रैली यू कैन गेट। रिवर बेड्स है, तो कुछ लोग ये कहते हैं, और मैंने एक्सपीरियंस भी ये किया है कि वो मेजॉरिटी लोगों ने हमें से कंप्लीट भी नहीं किया। अच्छा। तो ये लोग यहाँ पे ये कहते हैं, झल को ये कहते हैं कि इट्स द टफेस्ट ट्रैक। जिसने कंप्लीट कर ली और सेफ कंप्लीट कर ली, तो वो बाय एंड ऑफ द डे जरूर पोडियम पे कहीं ना कहीं वो अपने आप को देख सकता है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये थोड़ा सा देखने वालों के लिए क्लैरिफाई भी कर दें कि जो कैटेगरीज हैं ना वो क्या क्या होते हैं। एक प्रीपेड कैटेगरी है, स्टॉक कैटेगरी, तो ये किस बेस पे ये कैटेगराइज किया जाता है? स्टॉक कैटेगरी बेसिकली आपकी स्टॉक गाड़ी होती है जो कंपनी से आई होती है, वो स्टॉक कैटेगरी में जाती है। आप उसमें ज़्यादा चेंजेस गाड़ी में नहीं कर सकते हैं, आप ऑल्ट्रेशंस नहीं कर सकते हैं। मेजर आप शॉक अपग्रेड कर सकते हैं, बम्पर्स अपग्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन नॉट प्ले विद द स्पेक्स ऑफ द व्हीकल। हाउएवर इन प्रीपेड यू कैन गो टू एवरी एक्सटेंट। आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, आप हर चीज़ गाड़ी को फुली रैली बिल्ड कर सकते हैं इन प्रीपेड कैटेगरी, बट इन स्टॉक कैटेगरी आपको स्टॉक ही रहना पड़ेगा। और कितना मुश्किल होता है, देखें आपने मॉडिफाई कर लिया या आपने ट्रैक के हिसाब से अपने चीज़ें मॉडिफाई कर ली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो चीज़ जैसे आ रही है कंपनी की तरफ से गाड़ी, उसमें कितना मुश्किल होता है रेस करना, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत डिफरेंस होता है। जो एक नॉर्मल गाड़ी और एक प्रीपेड गाड़ी के दरम्यान में आसमान ज़मीन का फ़र्क आप कह सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी या स्टॉक गाड़ी जो होती है उसमें क्योंकि आपके ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाते, आपको अलाउड नहीं होते हैं, तो इट समटाइम्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू ड्राइव एज कंपेयर्ड फॉर द प्रीपेड व्हीकल्स।
अच्छा लालन, वैसे ख़वातीन का इस रैली में आना बहुत ही अनयूजुअल है, आना और फिर इतने डिफ़िकल्ट ट्रैक को आपने जो है वो सर किया, ये टाइटल अपने नाम किया। कितनी सपोर्ट रही फैमिली की आपकी? फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली है, मामा बाबा दोनों की तरफ से फुली सपोर्ट मिली है। रिगार्डलेस बाकी सब क्या कह रहे थे, दे वर ऑलवेज देयर। दोस्त सारे उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज माय फोर्थ रैली व्हिच आई सेफली एंड हैड अ पोडियम इन इट। अच्छा, तो ये आप प्रोफेशनली खेल रही हैं या शौकिया? शौक था, अब प्रोफेशनल हो गया है। लालन, हमारा फोकस हमेशा से ड्राइवर की तरफ होता है, रेसर की तरफ होता है, लेकिन देखने वाले को ये बताइए कि उतना ही अहम किरदार वो जो आपके बराबर में नेविगेटर बैठा या नेविगेटर बैठी होती हैं, उनका बड़ा अहम किरदार होता है। प्लीज़ थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिए। बिल्कुल, यू आर राइट। ड्राइवर से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन इन कंप्लीटिंग अ रेस इज नेविगेटर या आपका जो को ड्राइवर होता है उसको होता है। बिकॉज अ ड्राइवर कैन सी मिनिमम 500 meters ऑफ द ट्रैक, but your navigator or your co-driver sees the turn ahead which is तकरीबन किलोमीटर आगे होता है। वो आपको ये बता सकता है कि आगे जंप है या आगे टर्न है, which you cannot see on the high speed। तो अगर if your navigator is not good or if your navigator is lacking the capabilities आपको नेविगेट करने के लिए, तो आई थिंक फिर कोई भी सेफ कंप्लीट नहीं हो सकती। देयर विल बी सम mess ups by end of the day। The navigator plays a very major role in your rallies। अच्छा लालन, थोड़ा सा हमारी मालूमात में ये भी इजाफा करें कि ट्रैक पे जब ज़ाहिर सी बात है गाड़ी को हादसात बड़े पेश आते हैं, तो अगर वो गाड़ी उलट जाए या उसके कुछ हो जाए तो वो फिर क्या उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या फिर उसको अब दोबारा अगर गाड़ी उलट हो गई है तो किसी तरह उसको करके और उसको दोबारा से, यानी कि आप रेस में दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। गाड़ी में ब्रेक डाउन हो जाते हैं कभी ना कभी, तो ऑन द ट्रैक यू कैन फिक्स देम इफ दे आर फिक्सेबल। आप उनको फिक्स कर सकते हैं। अगर टर्न रोल ओवर हुई गाड़ी तो आप उसको वापस सीधा कर सकते हैं। अगर ड्राइवर कहे कि मैंने चलानी है तो बेशक चला सकते हैं। झल में बल्कि हुआ है, हमारी वुमेन्स कैटेगरी में भी ये हुआ है कि एक मेरे साथ ही compete करने वाली एक फीमेल ड्राइवर थी, उनका एक रोल ओवर हुआ, जिनको पर हमने मेरी ही सपोर्ट टीम ने उनको सीधा किया, उनको वापस ट्रैक पे किया, एंड हैट्स ऑफ टू हर, शी विलिंगली कंप्लीटेड द ट्रैक अगेन। That's fabulous। नेक्स्ट कौन सा रैली में जा रही हैं आप लालन? इंशाल्लाह प्लान तो आगे सारी रिलीज है, लेकिन अभी जनवरी में आ रही है सिंध में तरपारकर वाली मिठी, तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। और वो ट्रैक कैसा है? वो मेरी पहली बार होगी तो हैव नो आइडिया, यानी कि उसकी आपको रेकी करनी पड़ेगी। हाँ, ये एक और भी हम आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ तो ना टीवी पे लोग देखते हैं कि लोग खड़े हैं और वो गाड़ी जा रही है, मट्टियाँ उड़ रही हैं रफ्तार, लेकिन रेकी करना एक दिन पहले उसकी पूरा ट्रैक को पहचान लेना, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज आपको कभी मैप मिलता है, कभी मैप नहीं मिलता, और मैप पे आपके कॉशंस नहीं होते हैं। तो बिफोर डूइंग द रेस और बिफोर हेडिंग फॉर द रेस यू नीड टू नो द ट्रैक, यू नीड टू बी फेमिलियर विद द ट्रैक। तो उसके लिए रेकीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आपको कॉशंस, आपके शार्प टर्न्स, आपके जंप्स, आपको पता चलता है कि इधर ये है, इधर ये है। बट यस, ये भी कहीं तक गलत नहीं है कि आप रैकी करते हैं और फिर रेस डे पे आपको ट्रैक मोर और लेस 60% चेंज मिला होता है, और गाड़ियां इतनी रैकी कर चुकी होती है, इतने रेसेस हमसे पहले, क्योंकि मेल कैटेगरी पहले लॉन्च होती है, तो मेल कैटेगरी के बाद हम लोग लॉन्च होते हैं, तो ट्रैक मोर और लेस चेंज हो चुका होता है। बट जहाँ पे पहले से कॉशंस, बड़े कॉशंस होते हैं, वो हमें ऑलरेडी पता होता है। तो रैकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लालन अखुनज़ादा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको मिट्टी और मिट्टी के बाद भी आने वाले जितनी भी रैलीज हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर। तो ये थी लालन अखुनज़ादा, जो कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया झलमक्सी रैली में। अब ज़रा मौसम का अहवाल जान लेते हैं, कहाँ कहाँ कितनी सर्दी होगी। ओवर टू यू सोनिया।
वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है, जबकि बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सरमा उरूज पर पहुंच गया है। कराची की बात करें तो सुबह और रात गए औकात में पारा 10 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि शहर इक़्तिदार में खुश्क सर्दी का राज बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी एक्सपेक्टेड है। शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज कराची में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो होगा 11, पार्टली क्लाउडी होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 26 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको हैदराबाद के जानिब। हैदराबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 11 है, पार्टली क्लाउडी है और मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्रीज तक रहने का इम्कान है। मीरपुर खास में आज मिनिमम टेम्परेचर जाएगा 9 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 26 डिग्रीज तक। और इसके बाद लेकर चलते हैं आपको नवाबशाह में। नवाबशाह में मिनिमम टेम्परेचर आज होगा 8, स्काई जो है वो क्लियर होगा और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक। लाड़काना की बात करूं अगर तो लाड़काना में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 7 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको गवादर की जानिब। गवादर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 12 और पार्टली क्लाउडी रहेगा और साथ में जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा वो होगा 24 डिग्रीज तक। क्वेटा की अगर मैं बात करूं तो क्वेटा में आज जो टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर -3 है, कुल्फ़ी जम जाएगी लोगों की और मैक्सिमम जाएगा 13 डिग्री तक। पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। शहर औलिया यानी कि मुल्तान की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर मुल्तान में होगा 4 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। लाहौर में अगर हम बात करते हैं लाहौर के टेम्परेचर की तो लाहौर में मिनिमम टेम्परेचर होगा आज 2, क्लाउडी रहेगा मौसम और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक। फैसलाबाद में अगर मैं चाहूँ तो फैसलाबाद में जो टेम्परेचर है वो होगा आज 4 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक। शहर इक़्तिदार की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में आज होगा मिनिमम टेम्परेचर 3, स्काई क्लियर रहेगा और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक। उसी के पड़ोस की बात कर लेते हैं यानी कि मरी की, तो मरी में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 3 और मैक्सिमम जाएगा 12 तक। पेशावर लेकर चलते हैं आपको तो पेशावर में आज मिनिमम दर्जे हरारत होगा 4, हवा चलती रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 19 डिग्रीज तक। मुजफ्फराबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 1 और मैक्सिमम जाएगा 19 और बारिश भी एक्सपेक्टेड है। लेकर चलते हैं आपको स्कर्दू की जानिब, तो स्कर्दू में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा -14 और मैक्सिमम जो है वो जाएगा -3 तक। और आप देख सकते हैं कि बादल जो हैं वो छाए रहेंगे। तो ये था आज का मुल्क भर का मौसम। अब चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है। टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अब ऐसा हुआ है कि कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में चीनी की जो कीमत है उसमें रातों रात इजाफा हुआ है 10 से 15 रुपए फ़ी किलो। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या मामलात हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, इसी पे बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब जो कि चेयरमैन होलसेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन है। अब्दुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। तो सर, लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या मसला है, कीमतें क्यों बढ़ी हैं, और आप मुझे बता भी रहे थे कि कल जो आपने आर्टिकल लिखा तो उस पर खूब जो है वो ले दे हुई, तो ज़रा क्या कहानी है बताइए। तो देखिए, ये चीनी का माहौल है ना, हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप है इस साल का जी। 75 लाख टन होता था, इस दफ़ा 90 लाख यानी एक्सपेक्टेड है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है हमारा। तो अगर फ्री मार्केटिंग कर दी गई है, प्राइस तो फिक्स नहीं किए जाते चीनी के, फ्री मार्केट होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे शुगर कार्टर बन जाता है कि हमने ये रेट में बेचना है और मसनूई तौर पे बढ़ाया जाता है, और सट्टा माफिया पंजाब की हों, सिंध की हों, सब जगह सरगर्म है। आप ये देखें, 115 रुपये की चीनी आज 127 की बिक रही है और अभी तो फुल सीज़न है। अभी तो सीज़न है, तो क्या इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा? क्या मैकेनिज़्म कोई नहीं बनाया जाएगा? जैसे अभी हमारी कमिश्नर साहब कराची से बात हुई थी, मैंने कहा सर ये जो आप 121 रुपये रेट लिख रहे हैं होलसेल के, वो सर गलत है, सरासर गलत है। इसकी वजह ये है कि जब आप उसको 1 मिल 3 रुपये बढ़ा दें
तो जो बाजार होगी उससे 3 रुपये ऊपर हो जाएगी, क्योंकि काटेज भी लगेगा आने का, सिंध में से आने का जी। 2.5 रुपये वो खर्चा आ जाता है। वो 50 पैसे उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, तो वो यकीनी होलसेलर 1000 कट्टे 500 कट्टे बेचते हैं, तो उनको वारे में आता है। तो यही निज़ाम बनना चाहिए कि एक्स मिल से ये रेट। और दूसरा, इस पर कंट्रोल करने के लिए पहले भी ट्रैकिंग सिस्टम का मैंने बोला था, ट्रैकिंग सिस्टम भी लाएं, और शनाख्ती कार्ड वो डीलर का होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड डीलर को मिलनी चाहिए चीनी, ना कि ये सट्टा माफिया के लिए डीओ खेलते रहें, वो ना हो। और दूसरा, सेल टैक्स नंबर भी होना चाहिए जी, और उसके फॉलो किया जाए कि कहाँ जा रही है चीनी, जब जाके ये कंट्रोल होगा। इसके अलावा इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि वज़ीर ख़जाना ने बात की थी कि जी हम प्राइस कंट्रोल करेंगे, ब्यूरो ऑफ सप्लाई, और जितना भी हो सका हम गरीबों को रिलीफ देंगे। यहाँ कहाँ रिलीफ है? दूसरी बात हम करने जाते हैं आटे की जी, वो भी देखें, एक मौजू बना हुआ है कि देखें गंदम की जो रेट थे ना वो 79 रुपीज़ थे, जो इन्होंने जारी की थी कमिश्नर साहब ने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि बात हो, तो बात आपको समझने में आसानी हो जाए। ये लम्हात आते हैं, इसको चेक करना पड़ता है। बताइए। ये आप देखें 5 जून की लिस्ट है इनकी। उन्होंने 2.5 नंबर आटे का रेट फिक्स किया होलसेल में 91। ठीक है, ठीक है। और बाकी ये फाइन आटा उन्होंने फिक्स किया है होलसेल में 95। ठीक है, देखें ये आप जून में किया है, बिल्कुल। जब 79 रुपीज़ की गंदम थी जी, आज ये 74 रुपये गंदम का रेट, 74। और आज उन्होंने रेट लिखा है होलसेल में 90 रुपये 2.5 नंबर, और फाइन आटा 95। क्यों ऐसा क्यों? आप देखें ना, गंदम से ही बनती है ना, आटा किससे बनता है? जी बिल्कुल, गंदम से बनेगा। जब गंदम से आटा बन रहा है तो 5 रुपए का जब फर्क आ जा रहा है, तो इसको फर्क को क्यों नहीं खत्म किया गया? अब इसको कौन देखेगा? ये सवाल है ना। बिल्कुल, देखें चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई कोई काम नहीं कर रहा है, प्राइस कंट्रोल कोई काम नहीं कर रहे, कोई इदारा उठने को तैयार नहीं है। और इसमें एक चीज़, अब एक और चीज़, अब इतनी बात हो ही गई है तो एक ये भी कर लेते हैं, चीनी की अगर बात कर रहे हैं हम, एक तो सट्टा माफिया है ही है, ये जो स्मगलर माफिया है, ये जो हमें पता नहीं चल रहा है कि चीनी कहाँ से कहाँ चली जाती है, इसको कोई है देखने वाला? देखें, पहले तो जनरल आसिफ मुनीर साहब ने इस पर इकदाम किए थे, मुझे याद है अच्छी तरह, 200 रुपये करीब चीनी पहुँची थी, क्रैकडाउन हुआ था। अभी मजीद क्रैकडाउन की ज़रूरत है सट्टा माफिया के ख़िलाफ़, जब जाके आपके इकदाम होंगे। और स्मगलिंग मैं समझता हूँ बहुत कम हो गई है, अब होगा 10-20% जाता होगा इतने रास्तों से, उसको मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूरी है कि जनरल आसिफ मुनीर साहब हर काम करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जनरल आसिफ मुनीर के बाद कोई काम नहीं करेगा, वो स्टिक उठाएंगे जब ही काम होगा। अब यही ना, अब इसमें अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल जब आपकी हुई मुलाकात कमिश्नर कराची से, कल नहीं हुई, कल नहीं हुई मीटिंग, कोई कल नहीं हुई। उन्होंने मुझे बताया, उसका उन्होंने जवाब दिया, मुझे भेजा था डॉन न्यूज़ को। अच्छा, कि भाई इन्होंने गलत लिखा है, ये सब गलत है। अच्छा, तो मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ आज। अच्छा, और मैंने कोस्टिंग भी बनाई है, आपको वो भी बता देता हूँ कि कोस्टिंग क्या है इसकी और किस तरह हम ये इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। जैसे दालों में रेट हमारे हुए थे, जी 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 जी, उसको रिवाइज करवाया था मैंने जी, वो मेरा ख्याल है आपके पास होगा, वो मुझे अच्छी तरह याद है, हमने इकट्ठे ही किया था वो, ये रिवाइज हुई थी जी। ये देखें, ये मैंने कम करवाया था जाके, सर ये रेट बहुत हैं, इसको कम जी करें। जी 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 बिल्कुल, इंटरनेशनल बाजारें कम हो गई हैं तो कम करें। मैंने 6 करोड़ रुपए डेली के बचा के उनको दिए कि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। मैं क्या बचाऊंगा, अल्लाह की कुदरत है ये। और जो हमारी कोस्टिंग बनती है जी, अभी आटा अगर इनको प्रॉफिट भी दे दिया जाए, अगर ये 2.5 नंबर आटा 2 रुपये प्रॉफिट के साथ होलसेलर को 83 रुपये में होने चाहिए। सही है, देखिए आप उसको देखें, नोट करें जी। और फाइन आटा 90 रुपये होना चाहिए, बिल्कुल, ये कोस्टिंग इनकी बन जाती है। देखें गंदम जब 74 रुपये में लेते हैं तो उनको 2 किलो काट मिलती है। काट से क्या मुराद है कि 100 किलो का ख़रीद करते हैं और 98 के पैसे देते हैं, 2 किलो उनको फ्लोर मिल वालों को बचता है। जब वॉश किया जाता है गंदम को तो आप पहले ये समझ लें कि उसका इंक्रीज़ होता है,
3 किलो से 4 किलो इंक्रीज होता है, एक दिन साइलो में रखना पड़ता है जी। ये सब लवाजमात मिला के इनको प्रॉफिट के साथ फ्लोर मिल को सब चीज़ एक्सेस करने के बाद ये रेट बनना चाहिए 83 रुपये, 83 रुपये और 90 रुपये फाइन आटा। 90 इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? ये जो 2.5 नंबर आटा है उसकी जो होलसेल की है वो 91 लिखी हुई है, और एक्स फ्लोर मिल जो 2.5 है वो 88 रुपये लिखी हुई है, और जो रिटेल है वो 95। 17 तारीख का है नोटिफिकेशन, 17 का है। नहीं तो जून का है। नहीं आप देखें दिसंबर की बात हो रही है आज। हम तो प्रेजेंट बात करेंगे ना, आपको दिया ना मैंने, वो भी दिया है दिसंबर का। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपने अपनी जो कॉस्टिंग निकाली है सारी, अब उसमें सिचुएशन ये है कि आपके मुताबिक 83 रुपये जो होना चाहिए, और 83 रुपये में किसी का नुकसान भी नहीं है, आवाम को भी फ़ायदा है, और मुनाफा जो है वो भी 2 रुपये ऊपर रख के, तो ये चीज़ अब कैसे पहुंचाई जाएगी हुक्काम बाला तक? देखें, मैं कमिश्नर साहब को ये नहीं ब्लेम करता कि वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई गलत काम कर रहे हैं, वो नफीस इंसान है सैयद हसन नकवी साहब वो, लेकिन इनको जो गाइडलाइन मिल रही है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई रेट फिक्स करती है, प्राइस कंट्रोल वाले करते हैं, डीसीज होते हैं, एसीज होते हैं, तो वो क्या ब्रीफ नहीं कर पा रहे? और देखें, ये अगर आप कहते हैं कि एक्स मिल लिखा हुआ है 3 रुपये ऊपर है, देखें आप जी, लेकिन एक्स मिल क्या होता है? आटा कभी भी एक्स मिल नहीं बिकता, क्योंकि आटे को स्टॉक नहीं कर सकते जी, 8 दिन 10 दिन इनको जाना पड़ता है, तो वो जब इनकी काटेज वगैरह लगा लेते हैं तो मैक्सिमम भी लगा लें तो 1 रुपये 50 पैसे किलो लग जाता है, ना कि 3 रुपये लगे, और 1 रुपया भी लगता है, ना कि 3 रुपये लगाए जाए। यहाँ भी तो देखें ना, अब 10,000 टन की पिसाई हो और उसको हम कंट्रोल ना करें और 5-6 रुपये ज़्यादा हों तो अब 6 करोड़ रुपए का फ़र्क आएगा डेली का। और रऊफ साहब, अभी तो हम प्रीवियस ईयर और अभी से ही ये मामलात हैं, आगे मार्च में तो रमज़ान शुरू होने जा रहा है। एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी, मार्च में हमारा सीज़न भी आ जाएगा। एग्जैक्टली, गंदम का सीज़न भी आ जाएगा। और चीनी, गन्ना कटना ज़रूरी है, गन्ना कटेगा तो इंशाल्लाह इसके रेट भी कम होंगे। अगर कंट्रोल नाफिज किया जाए ना, कानूनी जितने भी कानूनी इदारे हैं, FI हो, करप्शन वाले, एंटी करप्शन वाले हों, उनको पकड़ा जाए, इन ग्रुप्स को पकड़ा जाए जिसमें सट्टा खेला जाता है। जब उन पे कंट्रोल हो गया तो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। देखें, दूसरी बात इसमें एक और चीज़ आई है जो आप समझ नहीं किए कि हमारा 22% इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट रेट, हाँ, वो अब आज 12% हो गया, 12-13 पे आ गया, 12-13 पे आ गया, 12% है तकरीबन। तो आप ये समझ लें कि वो स्टॉकिस्ट जो अजनास को स्टॉक करते हैं, मैं स्टेट बैंक के गवर्नर से यही कहूँगा कि अजनास पे प्लेज का कानून और इंटरेस्ट का कानून इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, जब फसल के टाइम 2 महीने 3 महीने उनको संभाला जाए, इसके बाद ज़ख़ीरा करके उस पर प्लेज का कानून ख़त्म किया जाए ताकि रवानी से माल जाए और गरीबों को फ़ायदा हो। ये तो आपने इंटरेस्ट रेट जिस तरह कम किया है हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, लेकिन हमारे अजनास के कारोबार को लिए ये अफेक्टेड है। दालों में ले लें तो ज़ख़ीरा हो जाएगा, चावल में ले लें, आप गंदम में ले लें, जब इतना इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हर आदमी उस पर स्टॉक करेगा। तो उसको तो बेसिक को तो समझे ना कि हमको एसेंशियल आइटम, बेसिक खुराक है, दाल, चावल, आटा, चीनी, इसको तो आप कम से कम ऐसा इंटरेस्ट रेट ये फसल के टाइम हो 3 महीने के लिए सिर्फ, इसके बाद ना दिया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रवानी से चलना चाहिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और मैं यही कहूँगा कि देखें, इसकी इम्प्लीमेंट के इदारे खामोश क्यों हैं? अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे तो मैं जाके क्या कर लूँगा? मैं तो कोई वजीर आजम लगा हुआ नहीं हूँ। नहीं, लेकिन आप अपने हिसाब से तो कर रहे हैं, अब सर करते रहे, हमारा काम है उठाता रहता हूँ, और हमारा काम है उसको आगे लेके गरीबों के लिए, मिडिल लोगों के लिए मेरे को अल्लाह ने बहुत दिया है और सभी लोगों को होगा, लेकिन मैं सिर्फ फलाई काम करता हूँ और यही कोशिश करता हूँ कि मैं कमिश्नर साहब से फिर आज जाके मिलूँगा कि सर ये कॉस्टिंग देखें और इसको फिर आप नजर सानी करें। और मैं ये अपील करूंगा आपके टीवी के तवज्जुह से कि कमिश्नर साहब सुन रहे हो तो इनको कहूंगा कि इसको रिवाइज करें, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको तस्लीम करके इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, ताकि गरीबों को रिलीफ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमेशा आप आते हैं और चीज़ें जो है उस पर आवाज़ उठाते हैं। हमारी कोशिश यही है, हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी चीज़ हो रही हो
लोगों की भलाई के लिए हो, और इसी वजह से हम इस तरह के सेगमेंट सकते हैं, सो दैट लोगों को अंदाज़ा भी हो कि हो क्या रहा है। अब जो कीमतों का मामला हमने आपके सामने रखा है, कोशिश करेंगे हम आगे जाके हम कमिश्नर को भी ऑन बोर्ड लें, उन तक भी आवाम की ये बिपता पहुँचाएँ और उनसे भी कुछ सेटलमेंट कराने की कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ प्राइस ज़्यादा हो गई है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के और फिर उस पर बात की जाए। बिल्कुल ऐसा ही। अब ब्रेक का वक्त हो जाते हैं, लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। वेलकम बैक। इंटरनेट चल रहा आपका? आप अकेली नहीं कब है इंटरनेट? ये बात सिर्फ इन्होंने नहीं की, ये बात कादिर पटेल ने भी ज़बरदस्त तरीके से की है। डिजिटल नेशनल नेशंस एक्ट पर पार्लियामेंट में बहस हुई, बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई। इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और आदाद व शुमार ऐसे आए हैं जो कि बहुत ही स्टैगरिंग है। एक तरफ तो ये चीज़ है कि कब चल रहा है इंटरनेट और कितना ही चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब एक और आपको पहलू दिखाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स जो हैं, वो जो रजिस्टर्ड 23,20,000 तकरीबन फ्रीलांसर्स, हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो, इनमें से सिर्फ 38,000 के पास बैंक अकाउंट्स हैं। अब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ये वज़ीर आज़म की IT बरामदात तफ़सीलात ज़र कमेटी का इजलास हुआ। ये इसमें आदाद शुमार पेश किए गए और ये ब्रीफ किया गया कि हर हफ्ते 500 फ्रीलांसर्स के बैंक अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। अच्छा, अब बताया ये भी क्या कि इजलास में ऑनलाइन जो अदायगियाँ हैं उसके लिए पेपैल का निज़ाम पाकिस्तान में लाने पर जोर दिया गया। अब इस सब में जो अदायगियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या तरीक़ाकार होता है। हम हमेशा से ये तो कहते हैं कि IT जो है वो बहुत अच्छा पाकिस्तान की इकॉनमी में सपोर्ट कर सकता है, बट अभी जो बैंक अकाउंट्स वाला मामला आ गया है ना, ये अब इस पे बात करनी पड़ेगी। तो फ्रीलांसर्स एसोसिएशन से तुफ़ैल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तुफ़ैल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो कल ये जो डिजिटल नेशन बिल हुआ, इस पर खूब बहस व मुबाहिसा हुआ और बहुत सारे जो माहिरीन थे IT के, उनकी राय शामिल करने की भी दरख्वास्त इसमें ना शामिल की गई है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कल जो बहसा बहसी हुई और उसमें एक चीज़ जो निकल के सामने आई वो ये कि हमारे फ्रीलांसर्स हैं 23 लाख फ्रीलांसर्स, उसमें से सिर्फ 38,000 के बैंक अकाउंट्स हैं। मैं आपसे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगा कि पेमेंट का तरीक़ाकार पाकिस्तान में क्या है जब कोई फ्रीलांस कर रहा होता है, बाकी दुनिया में कैसे करते हैं और हमारे यहाँ क्या तरीक़ाकार है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बिल्कुल ये तशवीशनाक बात है कि जी सिर्फ 35,000 अकाउंट हैं और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। हमारी खुद भी मीटिंग हुई है स्टेट बैंक में और IT मिनिस्ट्री, एक कंबाइंड मीटिंग भी थी जिसका मैं हिस्सा था। तो देखिए, पेमेंट का फ्रीलांसर जो है जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है जहाँ से वो डॉलर्स में कमाता है, चाहे वो अपवर्क हो या freelancer.com है ऑस्ट्रेलिया की और एक और इदारा है, तो इन सब जगहों पे जब काम करता है तो उसके पास सबसे पहला ऑप्शन पेपाल आता है जो है नहीं हमारे पास। तो अब दूसरा ऑप्शन जो पाकिस्तान में है, एक US की कंपनी है पेयोनियर के नाम से, तो वो उसका इस्तेमाल करता है और वो पेयोनियर जो है वो कनेक्टेड है कुछ बैंक से और कुछ फिनटेक कंपनी से यहाँ पे पाकिस्तान में। तो वो पहले पेयोनियर से पैसे फिर लेकर आता है, फिर वो अपने बैंक में या अपने फिनटेक कंपनी में जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर वो ट्रांसफ़र करता है। अब क्योंकि हमारे पास पेपाल नहीं है, अच्छा, अब मैंने ये ख़त भी लिखा है और मेरी बात भी हो रही है डिफरेंट इदारों से कि हम जो दूसरी पेमेंट कंपनीज हैं, अगर पेपाल नहीं आ रहा तो पेपाल का इशू है, मुझे पता चला हमारी गवर्नमेंट का इशू नहीं है, पेपाल खुद इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमारे पास दूसरी जो पेमेंट कंपनीज हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं है, जिस पे IT मिनिस्ट्री को भी मैंने भी ख़त लिखा है, जिसमें स्क्रिल है, वाइस है, स्ट्राइप है, ये पेमेंट कंपनीज हमें पाकिस्तान में लानी चाहिए। अब आ जाते हैं आपके जो दूसरा पार्ट था अकाउंट का, तो देखें इसमें अब बहुत सारे ये जो फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट का इनिशिएटिव है स्टेट बैंक का, इसकी अभी तक अवेयरनेस चल रही है, जो कि स्टेट बैंक खुद हमारे साथ भी काम कर रहा है पिछले 1 साल से, और इससे पहले भी बैंक्स ने भी इस पे थोड़ा सा काम किया। बट आप देखें अच्छे खासे फ्रीलांसर के दूसरे अकाउंट खुले हुए, तो फ्रीलांसर एक आसान अकाउंट या किसी ने कोई और सा अकाउंट खुलवाया हुआ है तो उसकी टैगिंग ही नहीं हुई हुई है। अब ये मेरे ख्याल से जो नंबर हैं, ये फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट जो कि घर बैठ के US डॉलर में किसी भी बैंक में खुल जाता है, जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी निकाली थी, ये उसके नंबर्स हैं। बट मैं अच्छे खासे फ्रीलांसर्स को ऐसा जानता हूँ, या बहुत सारे इवेंट्स हमारे गिलगित में या कुछ शहरों में जब होते हैं तो वहाँ पे बच्चे आके जब बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपका कौन सा अकाउंट खुला हुआ है, तो वो बताते हैं मेरा तो नॉर्मल अकाउंट खुला हुआ है और उसी में पैसे आ रहे हैं।
तो आप समझें कि मेरे ख्याल से टैगिंग का इशू है जिस पे हम डेटा कंपाइल कर रहे हैं। अभी हमने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से भी मुलाकात की है जिस पे हमने कहा है कि हमें मिल के डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा और अवेयरनेस ऐसी फैलानी पड़ेगी कि अगर जिन्होंने अकाउंट कोई और से खुलवाए हुए हैं तो वो इस कैटेगरी में आए ताकि हमें नंबर्स पता चले। अच्छा, वैसे तफैल साहब अभी आपने पेपॉल की बात की, अगर ये आ जाता है तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और ये पेपॉल आना क्यों नहीं चाहता पाकिस्तान में? देखिए, मैंने स्टेट बैंक में भी और डिफरेंट मिनिस्ट्री में भी बात की थी। देखिए, पेपैल एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में फ्रीलांसर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं। आप देखें, पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे अमेरिका है जिसमें 6 मिलियन से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे भी बहुत ज़्यादा होंगे, से 53 मिलियन मेरे ख्याल से मैंने लास्ट देखा था, तो 60 मिलियन से ज़्यादा हो गए होंगे। फ्रीलांसर नंबर 1 पर है अमेरिका और पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीलांसर्स इस्तेमाल करते हैं पेपाल। अब पेपाल के अपने कंप्लायंस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पेपाल के लिए मार्केट थोड़ी सी थिन है, हम समझते हैं बहुत बड़ी मार्केट है और अभी भी हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा स्टेट बैंक उनसे अभी भी कोशिश कर रहा है। मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की है कि उनसे दोबारा इनिशिएट की जाए कॉन्वर्सेशन, ताकि उनसे दोबारा हम राज़ी करेंगे किसी तरह से वो आएँ। बट वो अगर नहीं आते तो हम कोई अल्टरनेट निकालें कि पूरी दुनिया में जब फ्रीलांसर इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे उसको फ़ायदा होता है बहुत बड़ा। ऑब्वियसली देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे सोनिया ये पेपाल के अलावा कोई और है ही नहीं। तो आप सोचें वहाँ पे फिर बच्चे क्या करते हैं कि अकाउंट कहीं और खुलाते हैं, दुनिया में दुबई में हो वॉलेट खुलवाते हैं या पेपाल का अकाउंट जो है किसी और मुल्क से बनाते हैं। तो हमें ये सब रोकने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे करने पड़ेंगे कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद हो या उसका अल्टरनेट मौजूद हो ताकि कहीं और जाके अकाउंट ना खुलवाना पड़े। तो फैल साहब, आपने इसको अच्छा सम अप किया है। अब जनाब चलिए फ़र्ज करते हैं पेपाल खुल गया, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। कल बिल पेश किया गया और जब बिल पेश किया गया तो उस पर काफ़ी बहसा बहसी हुई। मुझे बताइए, फ्रीलांस के कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं आप, फ्रीलांसर्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल से जो हुकूमत लाना चाह रही है? क्या प्रोज है इसके, क्या कॉन्स हैं इसके? देखिए, पहले तो मैं इंटरनेट पे बात करता हूँ। देखिए, इंटरनेट सबकी ज़रूरत है, चाहे वो आप हों, अभी मैं आपसे इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड हूँ, ठीक है? तो ये मेरी और आपकी भी ज़रूरत है। फिर एक फ्रीलांसर की ज़रूरत है, फिर एक राइडर की ज़रूरत है जो कि रोड पे खड़ा हुआ होता है, डिलीवरी का वेट करता है कि उसको मिले तो उसका घर चले। फिर एक कैब ड्राइवर को ज़रूरत है जो कि राइड लेने के लिए कहीं वेट करता है और उसका घर उसी से चलता है, उसके पास और कोई अल्टरनेट नहीं है और रोड पे खड़ा होकर उसको मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना होता है। हमारे यहाँ 5G कनेक्टिविटी है नहीं, हमारे यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो है। तो इंटरनेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इससे इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा आप नीचे चले जाते हैं। आपकी इकोनॉमी अभी इस वक्त जो है 31% इजाफा हुआ आईटी एक्सपोर्ट्स में, बट ये सब खत्म हो जाएगा। आईटी का ख्वाब पूरा नहीं होगा, फ्रीलांसिंग कम हो जाएगी, फ्रीलांसर चौथे नंबर से नीचे आ जाएंगे, डॉलर जो लेकर आ रहे हैं वो सब कम हो जाएगा। तो इंटरनेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो हम मेरा इदारा हो, चाहे वो फ्रीलांसर कम्युनिटी हो, मीडिया हो या कोई भी इदारा हो, आप दुनिया में आगे तरक्की नहीं कर सकते इंटरनेट ना हो। अब अगर मैं इस बिल की बात करूं जो मैंने इसको समराइज किया है, तो देखिए मैं इसकी फेवर में हूं और मैं चाहूँगा कि इसको अगर लोग पढ़ें तो देखिए इससे मुल्क का बहुत फ़ायदा है। हम आगे जाएंगे, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अगर आप दुबई में जाएं तो एमिरेट्स आईडी जो मिलती है वो सब कुछ होती है आपका, और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में वो यूनिक आइडेंटिटी होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आप एक डिपार्टमेंट में जाएं फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भी केवाईसी के लिए लाइन लगानी पड़ती है आपको कि अपने बारे में सारे डॉक्यूमेंट दोबारा देने पड़ते हैं। अब दुबई के अंदर आपकी मोबाइल ऐप के अंदर ही जो है लाइसेंस भी आ जाता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपको कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, इवन कि आप एमिरेट्स आईडी प्रिंट ना करवाएं। तो वो इतना डिजिटल हो गया है। अब जाहिर सी बात है, हम तो बहुत पीछे हैं, वो एक छोटा सा मुल्क है, हम बड़ा मुल्क है, तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। बट अगर इस बिल को आप सही से पढ़ें, जो मैंने इसको 7 हिस्सों में डिवाइड भी किया है, तो उसके मुताबिक देखिए असल मसला आता था, अगर फेडरल कोई पॉलिसी बना रही है तो प्रोविंशियल उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, इम्प्लीमेंट नहीं करता था। तो इसमें पहले पॉइंट में ही लिखा हुआ है नेशनल डिजिटल कमीशन के मुताबिक कि प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करेंगे और सारे प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे ताकि इसको सही से एग्जीक्यूट किया जा सके। फिर आप देखें इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ है जो कि दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारी जगहों पर है, हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया की कोई पॉलिसी नहीं है। तो इंटरनेट बिल्कुल सही चलना चाहिए, वरना तो ये बिल ही नहीं चलेगा। अगर आप सारे गवर्नमेंट इदारों को कनेक्टेड कर देंगे, आईटी इनेबल कर देंगे, इंटरनेट इनेबल कर देंगे और इंटरनेट ही बैठ जाए, तो आप देखें सारे डिपार्टमेंट बैठ जाएंगे। तो ये बात गवर्नमेंट को भी पता होगी, क्योंकि ये बिल
किसी गवर्नमेंट के इदारे ने सिर्फ नहीं बनाया, इसमें मैं कुछ प्राइवेट लोगों को जानता हूँ जो कि दुबई में और सऊदीया की गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं, वो इस बिल का हिस्सा रहे और वो दुनिया में बहुत इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कराते हैं, ना सिर्फ बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस बिल की मैं फेवर करता हूँ, बट इंटरनेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। बट अगर ये होता है, डिजिटल इंक्लूजन होती है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी जिक्र है कि आपके फाइबर पे काम होना है, तो इसका मतलब है देखें गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि कनेक्टिविटी इशू रहा है, 5G का इशू है, इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे मुल्क में सही नहीं है। तभी देखें इस बिल का एक हिस्सा डिजिटल इंक्लूजन का है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि फाइबर पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी जो कभी नहीं हुई है इतनी, और पूरे मुल्क में कनेक्टिविटी सही की जाएगी। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर रही है। तो हम कैसे इस बिल को फेवर ना करें? हम तो चाहेंगे ये बिल जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, इसमें IT एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मीडिया के भी लोगों को शामिल करें और इसकी एग्जीक्यूशन मिलके करवाएं और इंटरनेट सही हो। इस बिल का एक आखिरी पार्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि मैडम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ऑलरेडी 70% जो कैबिनेट के ऑपरेशंस हैं वो ऑलरेडी डिजिटली हो रहे हैं। तो आप समझें जब इंटरनेट बंद होता होगा कंप्लीटली शट डाउन, तो वो ऑपरेशंस कैसे होंगे? एग्जैक्टली। तो ये भाई गवर्नमेंट ये तो सिर्फ मिनिस्टेरियल लेवल पे ऑपरेशंस की बात की है। इंटरनेट अब खाने पीने की तरह हो गया है भाई। आपकी हेल्थ की जितनी सेक्टर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुझे आज कोई बीमारी है, मैंने बैठ के अगर कहीं अपॉइंटमेंट लेनी है, मैं आई एम कनेक्टेड विद दैट, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उसके पास जो सर्वर है जिसमें मेरी पूरी ज़िंदगी के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो उसको एक्सेस करता है और वो मुझे सारी चीज़ें बता देता है। तो इट्स ब्रेड एंड बटर सिचुएशन नाउ। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइए सर कि हम ज़रा दोबारा अकाउंट्स की तरफ आ जाते हैं। एक आम तासुर ये फैल रहा है इसमें कि इसमें ना कोई ये नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को और उन्होंने अकाउंट नहीं खुलवाया। इट्स अबाउट कि जी वो उस कौमी धारे में ही नहीं आना चाह रहे कि जिसकी वजह से उन पे टैक्सेशन और ये वाले मामलात हों। तो इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिए, मैं इस पे बिल्कुल काम कर रहा हूँ। मेरी अभी सारे स्टेक होल्डर से कंबाइन मीटिंग हुई है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT मिनिस्टर साहब भी थी, PSAB, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर, ये सारे लोग शामिल थे, जिस पे मैंने बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने सबसे पहला पॉइंट ये किया है कि हमें ये बेनिफिट देना पड़ेगा एक बच्चा पाकिस्तान में पैसे क्यों लेकर आए, सबसे पहले और उस पे उसको हम इंसेंटिवाइज करें कि वो पैसा जब लेकर आए तो उससे मुल्क को कितना फ़ायदा हो रहा है, डॉलर्स को तो हम बच्चे को भी कोई फ़ायदा दे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बैंक्स इस पे कमर्शियल बैंक्स फिनटेक जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अभी बहुत कम है जो कि फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट US डॉलर में अकाउंट खोल रहे हैं, तो उसकी तादाद बढ़नी चाहिए। जो मैंने स्टेट बैंक से भी रिक्वेस्ट किया, अभी सिर्फ 3 से 4 बैंक हैं मैं समझता हूँ। अब देखें बहुत सारी कम्युनिटीज़ वो एक स्पेसिफिक बैंक को इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारे जो यूथ के ग्रुप्स हैं वो किसी और बैंक को इस्तेमाल करते हैं। उस बैंक में अगर US डॉलर में अकाउंट ही नहीं खुल रहा घर बैठ के, वो ब्रांच जाता ही नहीं है। तो आप देखिए ये नंबर बढ़ाने का सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये कि बच्चों को ये बेनिफिट दिया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए कि अगर तुम $5 भी लेकर आ रहे हो, $50,000, तो मुल्क का कितना फ़ायदा, उससे तुम्हें ये फ़ायदे देंगे हम। और दूसरा कि मुल्क में इसकी जो बैंकिंग इकोसिस्टम है उसको और बढ़ाया जाए कि सारे बैंक ये ऑफर कर रहे हो कि आपका घर बैठ के अकाउंट खुलेगा। जैसे एक कमर्शियल बैंक है वो कहता है 5 मिनट में आपका घर बैठ के US डॉलर में अकाउंट खुल जाएगा। जी। और वो उसके पास बहुत सारे अकाउंट्स भी हैं। तो उसी तरह से मैं समझता हूँ जितने कमर्शियल बैंक हैं और जो नए डिजिटल बैंक आने वाले हैं, यानी कि ये इनको सहूलतें फराहम करनी चाहिए। आई गॉट यू, थैंक यू सो मच। तुफैल साहब, तुफैल अहमद हमारे साथ मौजूद। और जो खबर सामने आई कि अकाउंट्स का कुछ इशूज़ हैं, वो इशू अब ये है कि क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ये अकाउंट खुलवाना, तो इस वजह से बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं। सो लेट्स सी, इसका इंकिशाफ तो हो गया कि इशूज़ हैं, सॉल्व कौन करेगा? सॉल्व, यही तो असल बात है। और कब होंगे ये इशूज़ सॉल्व? लेकिन हमें पता है कि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। खेल का कोई भी मैदान हो, अब हमारे पाकिस्तानी किसी से भी पीछे नहीं। हालिया दिनों में न्यूजीलैंड के शहर में होने वाली एक वर्ल्ड आयरनमैन चैंपियनशिप हुई जिसमें खुरम खान ने शिरकत की और ये पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए। इस तर्ज के इवेंट में 119 ममालिक ने 6000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। आपको बताएं कि चैंपियनशिप में 1.9 किलोमीटर की स्विमिंग और 90 किलोमीटर की बाइक राइड शामिल थी, जबकि 21.1 किलोमीटर की दौड़ भी इस मुकाबले का हिस्सा थी। खुरम ने
पूरा सर्किट 5 घंटे 32 मिनट 52 सेकंड में मुकम्मल किया। बड़ा ही ज़बरदस्त ये इवेंट होता है, सालों से चल रहा है, और जब ये शुरू होता है तो देखने वाला ही होता है। तो खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं आज, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। ये ट्रायथलन जो है हमेशा से देखता हूँ मैं टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे, तो बड़ा फैंटेसाइज करते हैं ना, पहले स्विम करके आप जा रहे हैं, फिर साइकिल चला रहे हैं, एंड देन आखिर में रनिंग। तो कब से इसकी तैयारी करते हैं खुर्रम? और आप माशाल्लाह पहले पाकिस्तानी है जिसका पार्ट बने, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद। कब से इसकी प्रेपरेशन कर रहे थे? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तारुफ का, बहुत अच्छे तारुफ का। मैं इसकी जो है प्रैक्टिस मैंने अगर अपना कहूँ कि करियर का आगाज़ इस स्पोर्ट में शुरू किया था वो 2015 में था। तो 2015 से जो है ये जस्तुजू चल रही थी। ये मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने ये वर्ल्ड क्वालिफिकेशन ली है। वैसे तो लोगों ने क्वालिफाई आयरनमैन कर चुके हैं, मगर वर्ल्ड क्वालिफिकेशन 70.3 पे मैं पहला पाकिस्तानी हूँ। तो बहुत ही फ़ख्र की मुकाम था। वहाँ पे 119 ममालिक जो दूसरे भी थे, उसमें पाकिस्तान का भी एक झंडा था वहाँ पे, और इसकी रिप्रेजेंटेशन करने में बहुत ही फ़ख्र महसूस हुआ। और मैं देख भी रहा हूँ आप ट्रैक पे भी इसको लेके रन कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे भी आपने फ्लैग पोस्ट किया। वैसे ब्यूटीफुल मोमेंट, ब्यूटीफुल मोमेंट। अच्छा, एक बात बताएं कि ये जो इवेंट है ये दूसरे जो बाकी मैराथन्स वगैरह होती हैं उससे कैसे मुख्तलिफ है? लेकिन जो 2 ओपन मैराथन होते हैं वो सिर्फ दौड़ने का वो स्पोर्ट है। इसमें 3 स्पोर्ट एक साथ हैं। इसमें या जैसे आपने कहा, इसमें स्विमिंग होती है पहले, उसके बाद साइकिलिंग होती है, उसके फ़ौरन बाद दौड़ना होता है। और इस सब चीज़ों में जो है एक टाइम होता है। आप ये नहीं कि आप सारा दिन लगा सकते हैं। आपको स्विमिंग भी एक टाइम में ख़त्म करनी होती है, साइकिलिंग भी एक टाइम में ख़त्म करनी होती है, और दौड़ भी एक टाइम में ख़त्म करनी होती है। तो ये 3 स्पोर्ट एक साथ मिलाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि अगर आप सोचें आप स्विमिंग करके आप फ़ौरन आपको साइकिल चलानी है, उसके बाद आपको दौड़ लगानी है, तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के साथ अपना करें उसका, तो आपको कामयाबी मिलती है। यस, हमने बताया भी कि 6000 एथलीट्स थे जो पोडियम में रहे खुर्रम, उनका टाइम कितना था? देखें, हम लोग जो है ना एमेच्योर एज ग्रुप एथलीट्स में से आते हैं, ठीक है। तो मेरा जो एज ग्रुप है वो 40 to 44 एज ग्रुप के एथलीट में आता है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ख़त्म करते हैं कोई मैन 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट, और फीमेल जो होती हैं ख़वातीन वो होती हैं अराउंड 4 घंटे के दौरान। और जो एज ग्रुपर्स होते हैं उनका टाइम होता है कहीं 5 घंटे से 5:15, तो 5 आवर्स 32 मिनट जो था, बहुत ही रिस्पेक्टेबल टाइम था फिनिश का। ओह यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ये तो सिर्फ हम देखने वालों को बता रहे हैं, जो कर रहा होता है उसको पता होता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। अच्छा, अब खुर्रम कितना ज़्यादा टेक्निक का इसमें इस्तेमाल होता है? बिकॉज आप इसमें पहले स्विम कर रहे हैं, स्विम भी जाहिर सी बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में मौसम यकसर मुख्तलिफ होता है। तो अक्लेमेटाइज़ कितने दिन आपने किया, कितने दिन आपको लगे? फिर इसमें टेक्निक से कितना अमल दखल होता है? एक तरफ आप स्विम कर रहे हैं, आपका अपर बॉडी, आपके लंग्स सारे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फ़ौरन से भाग के नाउ यू आर साइकिलिंग, आपका लोअर बॉडी पूरा हो रहा है, और आखिर में तो जब रनिंग हो रही है तो उसमें बंदा सारा ही। मुझे इसके बारे में बताइए। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। इसमें जो है ना सबसे बड़ी चीज़ ही उसकी होती है टेक्निक, जैसे आपने बोला है, उसका अपना आपको पेस करना पड़ता है। आपका जो हार्ट रेट, मैं ज़्यादातर अपनी हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग करता हूँ। उसमें आपको मेरे अपने जोन्स हैं कि अच्छा स्विमिंग में मेरा ये जोन एरोबिक जोन होगा, जब मैं साइकिल पे आऊँगा तो मैं अपना थ्रेशोल्ड हार्ट रेट के जोन में आऊँगा, और जब मैं रनिंग में आऊँगा तो थ्रेशोल्ड और एनाएरोबिक के जोन में आना है। तो मैं अपने नंबर्स जो हैं हार्ट रेट के, मैं रनिंग करते हुए या और साइकिलिंग करते हुए देखता रहता हूँ कि इसमें अगर आप पेस अपने आप को नहीं करेंगे तो आप अपने आप को बहुत जल्दी बर्न आउट कर देंगे, और आप ख़त्म भी नहीं कर सकते। और उससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप साइकिल चलाते हुए आपको अपना इलेक्ट्रोलाइट्स भी पीने हैं, पानी भी पीना है, अपनी कैलोरीज भी लेनी है, कार्ब्स भी लेने हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आपका हार्ट रेट बहुत हाई होता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं प्रोसेस करता उन सब चीज़ों से, आपका हार्ट रेट बहुत एलिवेटेड होता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। अगर आपने इन सब चीज़ों का नहीं ख्याल किया तो आप जो हैं इसमें कामयाब नहीं हो सकते। और इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए आपने प्रॉपर ट्रेनिंग की होगी, टाइम नोटिस किया होगा, अच्छा खाया पिया होगा। तो कितना टाइम लगा अपने आप को इस तरह से ट्रेन करने के लिए? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने 2015 से ये स्पोर्ट में मैं आया था, अब 2024 में मैंने जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आया हूँ। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इतने सालों भर मैं ट्रेनिंग करता रहा हूँ थ्रू आउट।
कि इस स्टेज पे आने के लिए। लेकिन थ्रू आउट मेरी डाइट जो है बिल्कुल ही अच्छी होती है। मैं देखता हूँ मैं कितने कैलोरीज खा रहा हूँ, कितने कार्ब्स खा रहा हूँ, तो मेरी डाइट बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, एक तो वो एस्पेक्ट हो गया। फिर एक एस्पेक्ट होता है आपका दिमागी, कि आपका दिमागी जो मेंटल टफनेस, मेंटल स्ट्रेंथ है वो किस तरफ है। बिकॉज ये जो है अकेला स्पोर्ट है, अगर आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपके पास होते हैं थोड़े बहुत दोस्त अहबाब, मगर ज़्यादातर मेजोरिटी जो टाइम आप ट्रेन करते हैं वो आप अकेले कर रहे होते हैं। तो इसमें माइंड का आपका जो है ना लेवल सेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यस। और आखिर में मुझे खुर्रम भाई ये बताइए कि आपके पूरे दिन की एक ट्रेनिंग अगर मैं जानना चाहूँ, वो रिजीम, ज़ाहिर सी बात है कुछ सीक्रेट्स होंगे तो ज़ाहिर सी बात आप हमें नहीं बताएंगे, बट पूरा रिजीम आपका कैसा होता है? पूरे दिन आप कितना वर्कआउट करते हैं, क्या क्या करते हैं? ठीक है, आज बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये भी मेरा जो है ना हफ्ते में 15 घंटे मेरे एवरेज होते हैं ट्रेनिंग के डेडिकेटेड, जिसमें से मैं एक दिन की छुट्टी लेता हूँ, वो है इतवार की। बाकी 6 दिन मैं ट्रेनिंग करता हूँ। मेरा दिन का आगाज़ होता है सुबह 5:30 बजे। जब मैं उठता हूँ मैं अपनी जाके, या तो मेरे 2 सेशन होते हैं दिन में, या तो स्विमिंग होगी या साइकिलिंग होगी या दौड़ होगी या साइकिलिंग होगी। तो इन मेरे 2 हमेशा जो हैं स्पोर्ट एवरी डे मैं करता हूँ, एक सुबह 5:30 बजे और एक शाम के 4 साढ़े 4 बजे। कोशिश ये करता हूँ कि मैं 6 बजे तक सब ये ख़त्म करके रैप अप कर दूँ। तो 13 से 15 घंटे की ट्रेनिंग है हर हफ्ते। तो आप इस अंदाज़ा लगा लें कि कितना आपको डेडिकेटेड और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इसको, अगर आपको कामयाब होना है इसमें। तो वो कहते हैं ना, वो यूसेन बोल्ट का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि लोग ये देखते हैं कि मैंने आशारिया फलां सेकंड में ये कर लिया, लेकिन लोग उसके पीछे की वो जो मेरी मेहनत है ना 2 सालों की, 3 सालों की, लोग उसको नहीं देखते हैं। तो जैसा आपने कहा, यू आर प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम 2015 और यू हैव एंडेड अप इन 2024 एंड द वे यू हैव एंडेड अप, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। खुर्रम, पाकिस्तान का परचम आपने बुलंद किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। और ये स्पोर्ट्स जो है ये कितना, थैंक यू, बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह का स्पोर्ट्स, और मुश्किल होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। एब्सोल्युटली। चलिए, कंसिस्टेंसी की बात होती है तो कंसिस्टेंटली हम इतने बजे रोज़ाना इजाज़त ले लेते हैं, तो हम इस कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ रहे हैं। आपसे इजाज़त ले रहे हैं, कल आपसे होगी मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।